नमस्कार साथियों, आज हम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का जो पेपर है, जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 2 फरवरी 2014 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर को हम हल करेंगे। तो इस पेपर का पहला प्रश्न है, तेल परिपथ ब्रेकर का मुख्य उद्देश्य है, यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर का मुख्य उद्देश्य है। अब ऑप्शन देखो, इसमें क्या दे रखा है, चल तथा अबंध संप्रेषकों के अपचयन को रोकना, स्पर्शकों के पार उत्पन्न आर्क को बुझाना, चल तथा अबंध स्पर्शकों के बीच घर्षण प्रतिरोध को कम करना, ब्रेकर के यांत्रिक पुर्जों के लिए संरेखक का कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें पूछा क्या है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का उद्देश्य क्या है, यानी प्रश्न में, यानी हिंदी में प्रश्न सही नहीं दे रखा होगा, जबकि इसमें वास्तव में पूछा क्या है कि ऑयल का उद्देश्य क्या है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल डालने का उद्देश्य होता है, जो चल और स्थिर संपर्क होते हैं उनके बीच जो आर्क उत्पन्न होते हैं उस आर्क को रोकना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा कि स्पर्शकों के पार उत्पन्न आर्क को बुझाना, यानी जो चल और स्थिर संपर्क होते हैं उनके बीच उत्पन्न आर्क को बुझाना। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है, आरएमएस मान का एसी के औसत मान के अनुपात को कहा जाता है, यानी किसी प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, यानी आरएमएस मान बट्टा एवरेज मान का अनुपात क्या कहलाता है। तो आरएमएस वैल्यू बट्टा एवरेज वैल्यू का अनुपात फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक कहलाता है। तो क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक। यदि इनका मान पूछ ले कि फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, तो इसका मान होता है 1.11, यानी फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। आरएमएस मान बटा एवरेज मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। कई बार शिखर गुणांक के बारे में भी पूछ लेते हैं, यानी शिखर गुणांक या पिक फैक्टर या उच्चतम गुणांक भी कह सकते हो, उसे शिखर मान यानी शिखर गुणांक। तो उसका मान होता है 1.414, वो होता है मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू का अनुपात, शिखर गुणांक या पिक फैक्टर कहलाता है। तो इसमें इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर का अन्य नाम क्या होता है, रूप गुणांक भी कहते हैं या आकृति गुणांक भी कहते हैं उसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसमें क्या दे रखा है, आकृति गुणांक दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आकृति गुणांक। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायुओं की आवश्यकता होती है, यानी किस सर्किट ब्रेकर में संपीड़ित वायु भरी जाती है। तो देखो ऑप्शन देखो, एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर, इसमें नहीं भरी जाती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यानी एबीसीबी, तो इसके अंदर जो वायु है उसको संपीड़ित करके भरी जाती है, तो राय सही है, यानी एयर एबीसीबी का से क्या हो गया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यानी वायु जोखा परिपथ विच्छेदक। अगला है ओसीबी ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो इसमें ऑयल भरा जाता है। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यानी एबीसीबी। अगला क्वेश्चन है, जांच से पता चला कि किसी डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर बुरी तरह से घिस गया है, रेजमाल प्रयोजन नहीं है, बेहतरीन तरीका है, यानी कोई डीसी मशीन का कम्यूटेटर सेगमेंट यानी दिग परिवर्तक खुरदरे हो गए या घिस गए हैं, रेजमाल से वो सही नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या करोगे। ऑप्शन देखो, लेथ मशीन पर कम्यूटेटर को खरादे, यानी लेथ मशीन पर उसको टर्न कर लिया जाए, सही है। कम्यूटेटर को बदले, तो कम्यूटेटर को बदले तो यदि बिल्कुल बेकार हो गए तो बदलना होता है, जबकि खरादने से चल रहा है तो पहले उसको टर्न करेंगे। सीटीसी से कम्यूटेटर को साफ करेंगे। सीटीसी से तो उसके ऊपर यदि कोई
कार्बन का चूर्ण या कोई कचरा लगा हुआ है तो हम साफ कर सकते हैं। आर्मेचर को बदले इनमें से कोई नहीं, तो क्या करेंगे, लेथ मशीन पर कम्यूटेटर को टर्न करेंगे यानी खरा देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, लेथ मशीन पर कम्यूटेटर को खरा दे। अगला क्वेश्चन है, स्टेप अप परिणामीतर में फेरा अनुपात होता है, यानी जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का अनुपात क्या होता है। तो स्टेप अप का पूछा है, तो देखो स्टेप अप परिणामीतर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसका मान होता है 21 से अधिक। यदि स्टेप अप है तो इसका मान हो जाएगा यानी 21 से अधिक या 1 से अधिक। स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो 21 से कम कह सकते हैं, या इसमें 21 एक ही रख देते हैं, मान लो 21 से अधिक। स्टेप डाउन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान 1 से कम, और पृथककारी या वियोजनीय हम कह सकते हैं। पृथककारी है या वियोजनीय है या विभेदीय भी कहते हैं, तो इसमें होता है इकाई, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान होता है 1 या इकाई। तो स्टेप अप है, स्टेप अप में 21 से अधिक होगा। अधिक, अब देखो ऑप्शन में क्या देखा है, पर यानी चिन्ह दे रखा है, तो किस प्रकार का चिन्ह होगा, देखो एक। अब देखो यदि इस प्रकार से है, इसका आशय तो क्या हो गया कि अधिकतम 1 है, तो एक अधिकतम 1 या 1 से कम, तो ये तो हो गया ये स्टेप डाउन का। और यदि इस प्रकार का प्रतीक है, इसका ऐसे क्या हो गया कि ये 1 है और इधर हो गया अधिक, यानी इसमें तो अधिकतम 1 है, यहाँ कम से कम 1 है, इसका ऐसे हो गया कम से कम 1, तो ये संख्या एक कम से कम 1 और 1 से अधिक ही रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार का हो जाएगा। जबकि इसमें इन्होंने डिलीट किया था इस प्रश्न को, यानी जो फाइनल आंसर की आई थी इसमें इस प्रश्न को डिलीट किया था, जबकि राइट आंसर ये हो रहा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग पुर्जों के आधार तथा आवरण से बने होते हैं। जो वायरिंग कंपोनेंट होते हैं जैसे कि स्विच है, सॉकेट है, होल्डर है, लैंप होल्डर है, सीलिंग रोज है, इनके जो आधार और आवरण बाह्य आवरण होता है वो किसका बना होता है। ऑप्शन देखो, दहनीय पदार्थ यानी ज्वलनशील पदार्थ के बने होते हैं, नहीं। अदहनीय पदार्थ, सही। चालकता पदार्थ, अब आवरण चालकता का नहीं होता, अचालक पदार्थ का होता है, यानी जो बाह्य आवरण होता है वो बेकेलाइट का बना होता है, तो बेकेलाइट अचालक होता है। संक्षरण प्रतिरोधी पदार्थ, यानी जिसके संक्षरण का ऐसे हो गया जंग लग सकता है, नहीं। ताप प्रतिरोधी पदार्थ, नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अदहनीय पदार्थ, यानी ये बेकेलाइट का बना होता है, बेकेलाइट अदहनीय पदार्थ होता है, इन्हें अज्वलनशील भी हम कह सकते हैं इसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल को अपनी वोल्टता की क्षमता के अनुसार 3 किस्म में वर्गीकृत किया गया है। एचटी केबल की श्रेणी 1.1 केवी से अधिक से लेकर तक होती है, यानी केबल का वर्गीकरण 3 प्रकार से, भूमिगत केबल को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एलटी केबल, एचटी केबल और ईएचटी केबल, यानी लो टेंशन, हाई टेंशन और एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। जो एलटी केबल होती है इसकी वोल्टता होती है 1.1 केवी तक, यानी 1.1 केवी का से क्या हो गया 1100 वोल्ट, तो 1100 या 1100 वोल्ट तक होती है लो टेंशन की केबल। दूसरी किस्म होती है एचटी, हाई टेंशन। हाई टेंशन की होती है 1.1 केवी, 1.1 केवी से 11 केवी तक, यानी 1.1 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट तक होती है एचटी केबल की क्षमता।
इसके बाद EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल होती है 11 kV से ऊपर मान की, ये तो होती है 11 kV तक, सॉरी 1.1 kV तक, यानी LT तो होती है 1.1 kV तक, HT होती है 1.1 kV से 11 kV तक, और EHT होती है 11 kV से ऊपर की जो केबल होती है उसे EHT केबल कहते हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो इसमें क्या पूछा है कि HT केबल 1.1 kV से कितनी होती है, यानी 1.1 kV से 11 kV तक की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 kV। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में मुकामी क्रिया यानी सेडिमेंटेशन से बचाने के लिए विद्युत अपघटन में केवल प्रयोग किया जाता है, यानी बैटरी में सेडिमेंटेशन दोष कम करने या रोकने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाया जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो बैटरी में सेडिमेंटेशन दोष को दूर करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर आसूत जल यानी डिस्टिल वाटर या अवशीत पानी का प्रयोग करते हैं। तो हम इसके लिए आसूत जल का प्रयोग करते हैं, यानी बैटरी के अंदर 4 दोष हो जाते हैं, यानी जो लेड एसिड सेल या बैटरी है इसके अंदर 4 प्रकार के दोष होते हैं, सेडिमेंटेशन दोष, सल्फेशन दोष, बकलिंग दोष और कोरोजन दोष। तो जो सेडिमेंटेशन दोष के बारे में पूछा है इसमें, तो सेडिमेंटेशन दोष को कम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में अवशीत जल मिलाए जाते हैं, यानी जो हम पानी का लेवल या इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बनाने के लिए जो पानी डालते हैं तो उसमें आसूत जल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसूत या अवशीत पानी, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंड्यूट वायरिंग में प्रयुक्त वेंकनों की त्रिज्या को सेमी से कम नहीं होनी चाहिए, यानी जो कंड्यूट वायरिंग है इसके अंदर हम जो एल्बो यानी बैंड लगा रहे हैं वेंकन, तो इसकी त्रिज्या का मान पूछा है। मान लो कोई कंड्यूट वायरिंग है यानी जो पाइप है, अभी यहाँ पे हम एल्बो लगा रहे हैं, मान लो इस प्रकार से ये पाइप है, ये अलग है, तो इसकी जो घुमाव की त्रिज्या है इसका मान पूछा है, ये त्रिज्या r, यानी जो मान लो इसका वर्ताकार बना रहे हैं तो जो घुमाव का कोण बनेगा मान लो ये इस प्रकार से, तो ये जो घुमाव बन रहा है तो ये त्रिज्या इसका मान क्या होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मान होता है 7.5 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। यदि कोण एकदम कई बार क्या होता है जो छोटे होते हैं बैंड वो 90 डिग्री के होते हैं तो उसमें तार घूमता नहीं है प्रॉपरली, तो इस प्रकार से यानी इस प्रकार का बैंड बन जो होता है ना उसमें तार हम घुमा नहीं सकते हैं, तो इसलिए गोलाई जो होती है वो कम से कम 7.5 सेमी त्रिज्या की होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 7.5 सेमी। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी से भी अधिक विश्वसनीय है, यानी जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है इनमें से किस से अधिक विश्वसनीय है। अब देखो, स्विचों से, फ्यूजों से, परिपथ तोड़क से, विद्युत सॉकेट से, इनमें से कोई नहीं। तो एमसीबी होती है वो फ्यूज से भी अधिक विश्वसनीय होती है, यानी एमसीबी फ्यूज से जल्दी काम करती है, यानी फ्यूज जलने में टाइम लगता है जबकि एमसीबी ट्रिप होने में समय कम लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज से अधिक विश्वसनीय होती है। तो आजकल घरेलू वायरिंग में ज़्यादातर एमसीबी प्रयोग करते हैं फ्यूज के साथ साथ, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, फ्यूजों से अधिक विश्वसनीय होती है। अगला क्वेश्चन है, मेगर का प्रयोग करते समय को स्पर्श करने से बचे, यानी जो मेगर है उसका प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब ऑप्शन देखो, धनात्मक सिरे को स्पर्श करने से बचे, यानी किसको स्पर्श करने से बचना है, धनात्मक सिरे से, ऋणात्मक सिरे से, किसी भी सिरे से, एक साथ दोनों सिरे से, एक लीड को दोबारा। तो वास्तव में क्या होता है कि जो मेगर के अंदर 2 सिरे होते हैं, एक ई और एक एल होता है, एल हम धनात्मक कह सकते हैं, ई को ऋणात्मक कह सकते हैं। अब इन दोनों को एक साथ स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी मेगर की वोल्टता धारा तो बहुत कम होती है, जबकि वोल्टता लगभग 500 वोल्ट या
इससे ज़्यादा होती है तो आघात लग सकता है, इसलिए एक साथ दोनों लीड को छूने से बचना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, एक साथ दोनों सिरों को स्पर्श करने से बचे, तो डी। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल प्रणाली की कमी है, यानी जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें क्या कमी है, यानी इसके दोष या हानियां क्या है, लाभ की अपेक्षा कमी क्या है। ऑप्शन देखो, बारंबार आर्किंग ग्रिड, वोल्टेज दोलन, कठिन भू संयोजन, दोषपूर्ण रिलिंग, ये सभी ए और सी दोनों। तो इसका क्या होगा, ये जो ऊपर दे रखे हैं बारंबार आर्किंग ग्रिड, वोल्टेज दोलन, कठिन भू योजित, दोषपूर्ण रेलिंग, तो ये है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी उपरोक्त जो दे रखे हैं वो सभी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेनिया संधि के लिए शक्ति से खींचे गए नग्य तार ताम्र चालक के व्यंकन कोण को होना चाहिए, यानी जो ब्रिटेनिया जोड़ बनाते हैं तो इसमें जो चालक है उसको हम जो घुमाते हैं उसका कोण क्या होता है। तो ब्रिटेनिया जोड़ के अंदर दो चालकों को जोड़ते समय इस प्रकार से हम एक दूसरे के स्पर्श में रखते हैं, तो जो ये कोण है, ये कोण कितने डिग्री का होता है? ये कोण होता है 90 डिग्री का, यानी ये कोण लो चाहे ये कोण, दोनों ही 90 डिग्री का होता है। जबकि यदि टी जोड़ बनाते हैं, यानी सीधे चालक से शाखा निकालते हैं, तो इस प्रकार से चालक को रखते हैं, तो फिर 90 डिग्री का ये कोण हो जाएगा और 90 डिग्री का ये कोण हो जाएगा, फलस्वरूप पूछ ले तो 180 डिग्री का हो जाता है, यानी वापस चालक को वापस उसी तरफ घुमा देते हैं, यानी जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ वापस घुमा देते हैं। तो इसका पूछा है, तो इस सीधे चालक का पूछा है, तो इसमें क्या होगा? 90 डिग्री का घुमाव या व्यंकन कोण, यानी जो घुमाव का कोण है या जोड़ का कोण है कोणे का, वो 90 डिग्री का होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, नरम ग्रेफाइट ब्रश का स्पर्श क्षेत्र 5 वर्ग सेमी है तथा पदार्थ का धारा घनत्व 9 एम्पीयर प्रति वर्ग सेमी है, तो वह कितनी धारा का वहन करेगा। मान लो कोई ब्रश है जिसका स्पर्श क्षेत्र बता रखा है 5 वर्ग सेमी। मान लो कोई ब्रश है, इसका स्पर्श क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है, ये एरिया, ये है 5 सेमी स्क्वायर, यानी 5 वर्ग सेमी का एक कटाक्ष, यानी इसका जो स्पर्श क्षेत्र है। अब 1 वर्ग सेमी बराबर 9 एम्पीयर की धारा ले सकता है, यानी 1 वर्ग सेमी, 1 सेमी स्क्वायर में धारा प्रवाहित हो सकती है 9 एम्पीयर की। तो 5 वर्ग सेमी में धारा का मान क्या हो जाएगा? 9 × 5 बराबर 45 एम्पीयर, यानी 1 वर्ग सेमी में 9 एम्पीयर है, तो 5 वर्ग सेमी में कितनी हो जाएगी? 45 एम्पीयर। तो यह ब्रश 45 एम्पीयर तक की धारा का वहन कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 45 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत युग्म का खालिस्तान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी इनमें से किसको मापने के लिए थर्मोकपल यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी ताप विद्युत युग्म थर्मोकपल यंत्र हो गया। तो किसको, यानी जो थर्मोकपल यंत्र है उस या ताप विद्युत युग्म है, इसका उपयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से मान लो कोई भट्ठी है उच्च तापमान की, तो उसका तापमान मापना है तो इसी का प्रयोग करेंगे, तो उच्च तापमान मापने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उच्च तापमान मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिरोधकों के प्रकार है, यानी निम्न में से कौन, यानी इनमें जो दिए गए हैं उनमें से कौन से प्रतिरोधक का प्रकार है। अब देखो ऑप्शन देखो, तार घाव यानी वायर बाउंड प्रतिरोध, तो वायर बाउंड प्रतिरोधक होते हैं। कार्बन प्रतिरोधक, ये भी उपलब्ध होते हैं कार्बन के प्रतिरोधक, तो इसे कार्बन प्रतिरोधक है। कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोधक, ये भी उपलब्ध होते हैं। तो डी में क्या है? ए, बी और सी, यानी उपरोक्त ये तीनों, ये भी सही है।
और इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों यानी ए, बी और सी। तो डी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कि वायर बाउंड, कार्बन प्रतिरोध और कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध, ये तीनों ही प्रतिरोधकों के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का वेवफॉर्म होता है। एक अल्टरनेटर द्वारा जो विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है उसकी वेवफॉर्म किस प्रकार की होती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो साइन वेव होती है, यानी साइनोसोडल वेव होती है। तो चाहे प्रत्यावर्तक हो चाहे जनरेटर हो, तो इनके अंदर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उस वह प्रत्यावर्ती प्रकार का होगा। इसकी जो वेव फॉर्म होगी वो साइनोसोडल वेव होगी, यानी साइन वेव होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइनोसोडल वेव। किस में है, ई ऑप्शन में, साइनोसोडल वेव। अगला क्वेश्चन है, 240 वोल्ट एसी घरेलू वोल्ट को कहा जाता है। अब देखो यहाँ वोल्ट पूछा, पहले एक प्रश्न आया था वो केबल से संबंधित था, अब की बार वोल्टेज से संबंधित है कि 240 वोल्ट को क्या कहेंगे। ऑप्शन में क्या दे रखा है, निम्न तनाव वोल्ट या उच्च तनाव यानी LT वोल्ट या HT वोल्ट, अर्थ या न्यूट्रल या लाइन वोल्ट। तो देखो जो LT वोल्टता होती है इसका मान होता है 250 वोल्ट तक, यानी वोल्टता में पूछे। केबल में पूछे तो कितना है, LT केबल का मान कितना होता है 1.1 किलो वोल्ट तक, यानी 1100 वोल्ट तक LT केबल होती है। जबकि आपूर्ति वोल्टेज का पूछा है तो LT का मान होता है 250 वोल्ट तक, यानी LT लो टेंशन जो आपूर्ति है उसका मान होता है 250 वोल्ट तक। इसके बाद होता है MT मीडियम टेंशन। मीडियम टेंशन होती है 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक है, यानी 250 वोल्ट से 650 तक होती है MT यानी मीडियम टेंशन। इसके बाद होता है HT होता है 650 वोल्ट से 33 kV तक। 33 kV तक की जो वोल्टता होती है वो HT होती है, यानी हाई टेंशन। और जो 33 kV से ऊपर होती है वो EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन है। EHT ये हो गया 33 kV से ऊपर, यानी 33,000 वोल्ट से ऊपर की जो वोल्टता होती है उसे EHT कहते हैं। तो केबल में और वोल्टता में इसमें अलग अंतर है, यानी केबल के अंदर 3 प्रकार की होती है केबल। लो टेंशन वो होती है 1.1 kV तक की, उसके बाद में HT होती है 1.1 से 11 kV तक है, और 11 kV से ऊपर की होती है EHT केबल। जबकि यहाँ वोल्टता पूछी है तो लो टेंशन वोल्टता होती है 250 वोल्ट तक, मीडियम टेंशन वोल्टता होती है 250 से 650 वोल्ट तक, हाई टेंशन वोल्टता होती है 650 से 33 kV तक, और 33 kV से ऊपर की जो वोल्टता होती है वो EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टता होती है। अगला क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में यानी एक ओपन सर्किट है उसमें क्या होता है। देखो सर्किट 4 प्रकार के होते हैं, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और लीकेज सर्किट। इनका मैंने अलग एक वीडियो डाल रखा है, उसमें चारों का व्याख्या सहित समझाया हुआ है कि इसकी विशेषता विश्लेषण जो भी है वो क्या होती है। अब यहाँ ओपन सर्किट के बारे में पूछा है, तो ओपन सर्किट परिपथ के अंदर क्या होता है कि परिपथ यदि ओपन हो जाता है, आरेख से ही समझ लेते हैं इसे। देखो यानी ओपन सर्किट किसे कहते हैं, मान लो ये सप्लाई स्रोत है प्लस माइनस, ये संबंधक युक्ति है, ये मान लो नियंत्रण युक्ति है, और मान लो ये एक लैंप लगा दिया उपभोग युक्ति है। अब मान लो लैंप में ब्रेक हो गया, या यानी लैंप ओपन हो गया, या स्विच ओपन है, या कहीं तार यानी जो संबंधक युक्ति है इसमें ओपन हो गया या ब्रेक हो गया, तो यह हो गया ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो धारा का मान क्या हो जाता है, धारा का मान हो जाता है 0। परिपथ प्रतिरोध क्या हो जाता है, यदि धारा का मान 0 है, अब यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया तो परिपथ प्रतिरोध हो जाता है अनंत। तो एक ओपन सर्किट के अंदर धारा का मान 0 होता है, परिपथ प्रतिरोध अनंत होता है। यदि शॉर्ट सर्किट का पूछ ले तो शॉर्ट सर्किट किसे कहेंगे, ये शॉर्ट हो गया मान लो, तो शॉर्ट सर्किट में धारा का मान अनंत हो जाता है और परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाता है, एकदम विपरीत होता है। तो ये ओपन सर्किट का पूछा है,
तो ओपन सर्किट में धारा का मान 0 हो जाएगा, परिपथ प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। ऑप्शन में देखो किस में है ये, यानी पहले में क्या देखा, प्रतिरोध और करंट दोनों 0 होंगे, नहीं। प्रतिरोध और करंट दोनों अनंत होंगे, नहीं। प्रतिरोध 0 और करंट अनंत, प्रतिरोध 0 बता रखा, नहीं प्रतिरोध अनंत होगा, तो ये भी गलत है। प्रतिरोध अनंत और करंट 0 सही, सिर्फ प्रतिरोध अनंत होता है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, प्रतिरोध अनंत है और करंट 0 है, तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एक तार जिसके मापन 1 mm व्यास है तो टेढ़ा अनुभागीय क्षेत्र कितना होगा। अब देखो इसे अंग्रेजी में देखो, हिंदी में कम समझ में आ रहा है कि पूछना क्या चाहता है। अंग्रेजी में देखो इसमें क्या लिखा है, ए वायर मेजरिंग 1 mm डायमीटर हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, यानी एक चालक है जिसका व्यास यानी डायमीटर है वो 1 mm है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कटाक्ष क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। तो देखो क्या दे रखा है, चालक है, इसका व्यास दे रखा है d दे रखा है, यानी चालक का d बराबर दे रखा है 1 mm। पूछा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a बराबर क्या होगा। अब देखो एरिया ज्ञात करना है, कटाक्ष क्षेत्रफल चालक का, यानी मान लो एक कोई चालक है, इसका ये व्यास है 1 mm है, तो इसका कटाक्ष क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। तो देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कटाक्ष क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। r का मान क्या हो जाएगा, d का मान 1 mm है, तो r बराबर हो जाएगा, यानी या r बराबर हो जाएगा 0.5 mm। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया a बराबर हो जाएगा, पाई का मान कितना है 3.14 इंटू r का मान कितना है 0.5 इंटू 0.5। अब इसको गुणा करेंगे 3.14 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो आ रहा है 0.758। किस में आएगा, कटाक्ष क्षेत्रफल है mm स्क्वायर में, तो क्या आ रहा है इसका 1 mm कटाक्ष व्यास है, तो इसका कटाक्ष क्षेत्रफल आ रहा है 0.75 सॉरी कितना आ रहा है 785 mm स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में है 0.785, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में क्या है 0.78 mm स्क्वायर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.785 mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अगर परिपथ ताम्र के चालक या अगर परिपथ ताम्र के चालक का साइज 10 वर्ग mm है तो GI तार के भूयोजन चालक की साइज का होना चाहिए। यानी एक चालक है, ताम्र चालक है जिसकी साइज 10 वर्ग mm है, तो GI तार के जो अर्ध चालक है उसकी साइज क्या होगी, सेम उतनी रहेगी जितने यानी ताम्र तार की साइज है, तो क्या हो जाएगी 10 mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक मीट्रिक प्रणाली में 1 इंच के बराबर होता है, यानी मीट्रिक प्रणाली के अंदर यानी इंच को मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है सेमी या mm, और ये ब्रिटिश प्रणाली इंच है ब्रिटिश प्रणाली का, यानी ब्रिटिश प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली में बदलना, यानी 1 इंच बराबर क्या होता है, तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेमी, यानी 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेमी। अब इसमें mm में पूछा है, तो mm में हो जाएगा 25.4 mm, यानी 25.4 mm, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25.4 mm, किस में है बी ऑप्शन में है। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।